नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का NS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं INH सुबह सवेरे। और इस पे हम आपको बताएंगे कल कौन सी खबरें जो थी वो बेहद चर्चा में रही और आज कौन सी खबरें जो है वो चर्चा में रहने वाली है और कौन सी खबरों का सीधा सरोकार आपसे है। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। तो विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एग्जिट पोल भी सामने आए और जो नतीजे सामने आए उसमें महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है, जबकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। एग्जिट पोल के दावे के मुताबिक इस बार भी बिहार में एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। विभिन्न एजेंसियों के सर्वे बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन राज्य में मजबूत स्थिति में है, जबकि आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। तो चलिए आपको बताते चलते हैं कि कौन से एग्जिट पोल ने महागठबंधन को कितनी सीटें दी है, एनडीए के खाते में कितनी सीटें आ रही है और अदर्स के खाते में कितनी सीटें जा रही है। बात करते हैं मैट्रिक्स IANS में, जिसमें एनडीए को 147 से 167 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं MGB यानी कि महागठबंधन को 70 से 90 सीट मिलती नजर आ रही है। बात करें अदर्स की तो 2 सीटें यहां पर अदर्स को मिलती नजर आ रही है। पीपुल पल्स में नजर डालें तो एनडीए 133 से 159 सीट यहां पर लेती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन में 75 से 101 सीट से मिलती नजर आ रही है। वहीं अगर अदर्स की बात करें तो 2 से 13 सीट मिलती नजर आ रही है। पीपुल्स इनसाइट की बात करें तो पीपुल्स इनसाइट ने एनडीए को 133 से 148 सीट देने का अनुमान लगाया है। वहीं महागठबंधन में 87 से 102 सीट मिलने का अनुमान लगाया है। अगर अदर्स की बात करें तो 3 से 8 सीट मिलती नजर आ रही है। चाणक्य एनडीए क्या कहता है ये भी आपको बताते चलते हैं। तो चाणक्य एनडीए के एग्जिट पोल के मुताबिक जो एनडीए है उसे 130 से 138 सीटें मिलती नजर आ रही है। एमजीबी को 100 से 108 सीटें मिलती नजर आ रही है। अदर्स में 3 से 5 सीटें जाती नजर आ रही है। पोलस्ट्रेट की बात करें तो एनडीए में 133 से 148 सीटें के पाले में जाती नजर आ रही है। एमजीबी के खाते में 87 से 102 सीटें जाती नजर आ रही हैं, तो वहीं अदर्स में 3 से 5 सीटें मिलती नजर आ रही है। क्या कहता है JVCS का पोल? तो JVCS पोल के मुताबिक एनडीए को 135 से 150 सीट मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 88 से 103 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं अदर्स के पाले में 3 से 6 सीटें जाती नजर आ रही है। पोल डायरी क्या कहता है ये भी आपको बताते हैं। तो एनडीए को पोल डायरी ने 184 से 209 सीटें दी है। महागठबंधन को 32 से 49 सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही है। वहीं अदर्स के पाले में 1 से 5 सीटें जाती नजर आ रही है। टाइम्स नाउ की बात कर ले तो टाइम्स नाउ के मुताबिक एनडीए के पाले में 143 सीट, महागठबंधन को 95, तो वहीं अदर्स को 5 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में लगाया गया है। तो जैसे कि हमने कहा कि महागठबंधन को तो झटका लग ही रहा है, लेकिन कुछ अगर एग्जिट पोलों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं एनडीए को कड़ी चुनौती देते यहाँ पर महागठबंधन भी नजर आ रही है। 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। बिहार किसका होने वाला है इस बात से भी पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आया है, हालांकि महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन कड़ी चुनौती देते यहाँ पर एनडीए साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो इस बार किसका होगा बिहार, सभी की निगाहें। और बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो एग्जिट पोल बहुत ज्यादा खास असर नहीं दिखा पाती, क्योंकि अगर पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल के उलट नतीजे निकलकर सामने आए। 2 बार ही ऐसा हुआ है जिसमें एग्जिट पोल जो है उसके आंकड़े सही साबित हुए हैं। तो हो सकता है कि जनता जो बदलने का मूड बनाकर रखी हो, क्या पता कि एग्जिट पोल बिल्कुल इसके उलट नतीजे निकलकर सामने आ जाए, क्योंकि जिस तरह से इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, ऐसा माना जाता है कि जब मतदाता बदलने का मूड बना लेते हैं या कुछ नई बयार आने वाली होती है, तब जाकर कहीं ना कहीं इस तरह से मतदाता जो वोटिंग करते हैं, कई बहुत सारे साइलेंट वोटर्स भी होते हैं जो बताना नहीं चाहते कि उन्होंने किस पार्टी के लिए वोट दिया है। तो सर्वे में कहीं ना कहीं वो सारी चीजें छूट जाती हैं। और बिहार की अगर बात करें
तो कई मतदाता ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं और वोट डाल के जाने की जल्दी में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों का भी वोट नहीं लिया जा पाता। यही कारण है कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में थोड़ी बहुत त्रुटियां जो है वो निकलकर जरूर सामने आती हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ हर दिन तेज होती जंग के बीच गृह मंत्री विजय शर्मा एक बार फिर से कुंवरती पहुंचे, लेकिन इस बार का नजारा बदला हुआ था। इस बार विजय शर्मा के सामने दो मजबूर और बेबस माएं थीं। बथराई हुई आंखों के साथ हिडमा और बारस देवा की माओं ने अपने बेटों से सरेंडर करने की भावनात्मक अपील की है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। ये एक बेबस बुजुर्ग माँ की अपनी बेटे से की गई मार्मिक अपील है। ये 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा की माँ है, जिन्होंने सोमवार को अपने बेटे हिडमा से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। बस्तर के सुदूर गांव पुवर्ती से आई तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर दिया। तस्वीरों में बस्तर के हार्डकोर नक्सली हिडमा और बारसे देवा की माएं अपने बेटों से गुहार लगाती नजर आ रही हैं। इन माओं की आवाज में ममता है, वेदना है और दहशत भी है। अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देने की आशंका से दोनों माएं डरी हुई नजर आ रही हैं। इसलिए बेटों से मुख्यधारा में लौट आने की गुहार भी लगा रही हैं। माड़वी हिडमा अब भी दंतेवाड़ा सुकमा के जंगलों में सक्रिय है। उसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। उसका सबसे भरोसेमंद साथी बारसे देवा संगठन के मिलिट्री विंग की कमान संभालता है। दोनों पर कई नक्सली हमलों के साजिश रचने का आरोप है, लेकिन अब दोनों की माओं ने खुद आगे बढ़कर ये अपील की है, तो इसे उम्मीद की एक नई किरण के रूप में देखा जा रहा है। Igeloni kama pila iso mana dol torpe kesu tanan ma injo keso wanki bie ma joka mir torpe lone kama kistinda kali jo pila tiren kesu tanangel juare ka normane ilaren jo pai. Bega mintin mat wada injo katai tombo wa wada beli kitana wa tobok tayir be me kayanne jangal ta. Pai wa wada beli kitan wa te injo ketum tanimo. आपको बता दें कि सोमवार को राज्य के गृह मंत्री हिडमा के पैतृक गांव पुवर्ती पहुंचे थे, जहां छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दोनों खूंखार नक्सलियों की माओं से मुलाकात की थी और साथ में खाना भी खाया था। इसी बीच गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी अपील की है कि इससे पहले की कोई अनहोनी हो, हिडमा और बारसे देवा को पुनर्वास कर लौट आना चाहिए। बड़ी ही मार्मिक अपील है बुजुर्ग माताओं की। मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि इसको समझना ही चाहिए। कहीं कोई रास्ता वहां है नहीं जहां जाकर खड़े हैं। पुनर्वास एक प्रशस्त पुण्य पंथ है, उस पर आना ही चाहिए। ये पुनर्वास, ये मुख्यधारा में वापस आना पूरे ही बस्तर की जनता के साथ खड़े होने जैसा है, इसलिए इस बात को समझना ही चाहिए। यानी सरकार के साथ साथ नक्सली कमांडरों के परिजन भी चाहते हैं कि वो हथियार छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करें। बहरहाल अब असली सवाल ये है कि क्या माताओं की अपील का नक्सली कमांडरों पर असर होगा? क्या हिडमा और बारसे देवा हथियार छोड़कर सरेंडर करेंगे? क्या सरकार की नीतियों से नक्सली कमांडर प्रभावित होंगे? परिवार की अपील का नक्सली कमांडरों पर असर होगा? बहरहाल बस्तर में कुछ महीनों में कई नक्सलियों ने परिवारों की अपील पर आत्मसमर्पण किया। सरकार भी सरेंडर पॉलिसी के तहत घर लौटने वालों को सम्मान के साथ नई शुरुआत करने का मौका दे रही है। हालांकि कांग्रेस गृह मंत्री के नक्सली कमांडरों के परिजनों से मुलाकात को राजनीतिक एंगल से देख रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया कह रहे हैं कि भाजपा हर चीज में दिखावा करती है। वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का दावा है कि जल्द ही बस्तर में एक और बड़ा सरेंडर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में अब तक गोली का जवाब गोली से दिया जाता रहा है। पहली बार कोई गृह मंत्री हार्डकोर नक्सलियों के घर तक पहुंचा। ऐसे में सियासी बयानबाजी से अलग ये उम्मीद तो जगी है कि परिवारों की पुकार पर हिडमा और बारसे देवा एक बार फिर मुख्यधारा में लौट आएंगे। उम्मीद ये भी है कि बाकी नक्सली भी मुख्यधारा में जल्द लौटेंगे और एक बार फिर बस्तर में गोलियों की जगह मांदर की थाप सुनाई देगी। गौरव शर्मा, रायपुर। दिल्ली में हुए ब्लास्ट की वजह से देश भर में अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी दिल्ली ब्लास्ट को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच पुलवामा अटैक और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दिल्ली ब्लास्ट पर क्यों छिड़ी है जुबानी जंग,
क्या कहते हैं जिम्मेदार, देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में ब्लास्ट, रायपुर में सियासी बवाल, विपक्ष का सरकार से सवाल, कांग्रेस के आरोप, बीजेपी की सफाई। दिल्ली में ब्लास्ट हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं। धमाके में मारे गए सभी मृतकों की पहचान तक नहीं हो पाई है। धमाके की साजिश का खुलासा भी नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली में हुए धमाके पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। कार ब्लास्ट की घटना के कुछ देर बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया। उन्होंने घटना को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। भूपेश बघेल ने पूछा कि आखिर इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी कौन लेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर भी सवाल उठाए। भूपेश बघेल ने कहा कि नेतृत्वकर्ताओं को जवाब तो देना होगा। कांग्रेस के दूसरे नेता भी दिल्ली में हुई कार ब्लास्ट की घटना पर केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब पहलगाम की घटना घटी, ऑपरेशन सिंदूर के पहले प्रधानमंत्री जी देश के से बाहर थे। जब वो अपना दौरा रद्द करके आए तो पूरे देश ये उम्मीद कर रहा था कि वो आके पहलगाम जाएंगे, जो मृतक परिवार हैं, जो शहीद हैं, उनके परिवार वालों से मिलेंगे, जो घायल हैं उनसे जाके हॉस्पिटल में मिलेंगे। लेकिन वो गए नहीं उनसे, और आज तक नहीं मिले, बल्कि वो सीधा बिहार चले गए। तो सुना आपने, कांग्रेस सवाल पूछ रही है, केंद्र सरकार और बीजेपी से जवाब मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक और छत्तीसगढ़ में तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अलर्ट की बात कही। साथ ही कांग्रेस नेताओं के बयान पर तीखा पलटवार भी किया। होना शेष है कि यह घटना क्या है, अंतिम निर्णय आ जाएगा तो बड़ी स्पष्टता हो जाएगी। परंतु यदि ये आतंकवादियों के माध्यम से किया हुआ घटना इस तरह से सामने आती है बात, तो ना ही लिंक छूटेगा, ना लोग छूटेंगे, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया ही जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। बहरहाल दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की घटना ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। देश की राजधानी में सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि सियासी वार पलटवार से ऊपर उठकर घटना की न सिर्फ उच्च स्तरीय जांच हो, बल्कि घटना को अंजाम देने वालों पर कठोरता से कार्रवाई भी की जाए। तभी ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। गौरव शर्मा, रायपुर। इधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत की है, जो वृंदावन तक जाएगी। वहीं अब पदयात्रा का आजाद समाज पार्टी विरोध कर रहा है। इस विरोध के सिलसिले के बाद बीजेपी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा 7 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो 16 नवंबर तक चलेगी। ये यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सभी सनातनियों में एकता स्थापित करना है। इस यात्रा को लेकर विरोध के स्वर भी उठे थे। आजाद समाज पार्टी ने विरोध को लेकर मुहिम शुरू की। इस विरोध के बीच बीजेपी ने बचाव में मैदान संभाला। पार्टी का कहना है कि जब सनातन प्रखर होता है, आगे बढ़ता है, तो कांग्रेस और समाज को बांटने वाली जो शक्तियां हैं वो परेशान होती हैं, तो ये परेशानी स्वाभाविक है। देखिए, मुझे लगता है कि धर्म और सामाजिक विषयों पर राजनीतिक लोगों को शांत रहना चाहिए। तो जब सनातन प्रखर होता है, आगे बढ़ता है, तो कांग्रेस और समाज को बांटने वाली जो शक्तियां हैं वो उससे थोड़ी सी परेशान होती हैं। तो ये परेशानी स्वाभाविक है, क्योंकि राष्ट्रवाद की ओर ही सनातन आगे बढ़ रहा है। ऐसे में और प्रखरता से हो। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को और शक्ति अधिक प्रदान करें कि वो सनातन को इसी तरीके से प्रखरता से लेते चलें और देश को जोड़ने के लिए निरंतर वो यात्रा निकालते रहें। ऐसे में जो भी बदजुबानी हो रही है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी का ही नहीं, उनके सभी श्रद्धालुओं को और सनातन का अपमान है, जिससे बचना चाहिए। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद बागेश्वर धाम की यात्रा की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। सुरक्षा बलों की 4 कंपनियों को तैनात किया गया है। INS 24/7 के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट।
राज्य के अस्पतालों से अक्सर लापरवाही या फिर बद इंतजामी की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन अब सवाल भी उठने लगे हैं उन विभागों पर जो खुद मरीजों को सुविधा मुहैया कराने का दावा तो करते हैं, लेकिन सुविधा मुहैया नहीं कर पाते। शासन और प्रशासन के लिए अब ये एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त लोगों की मदद करने वाली एम्बुलेंस सेवाएं अब खुद इमरजेंसी की हालत में है। यहाँ तक कि शव पहुंचाने वाले वाहन की स्थिति भी बद से बदतर हो चली है। आम लोगों के लिए डायल 112 की सेवा पुलिस की मदद के लिए शुरू की गई थी, जिसकी संचालन एजेंसी पिछले 2 साल से तय नहीं हो पाई है। नतीजा ये निकला कि करीब 400 गाड़ियां खड़ी खड़ी कबाड़ बनती जा रही हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा टेंडर की पेचीदगी के चलते फंसी हुई है और शव को घर तक पहुंचाने वाली डायल 1099 सेवा यानी मुक्तांजलि सेवा सिर्फ एक्सटेंशन पर चल रही है। छत्तीसगढ़ में यह तीनों सेवाएं बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही हैं, क्योंकि इनकी टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाई है, इनकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बहुत खराब है। इसके साथ ही जिस प्रकार से सेवाएं हैं उनकी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा खतरे में है। टेंडर प्रक्रिया पिछले 2 साल से चल रही है जो पारदर्शी नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं। इसके अलावा जो 112 की सर्विस के उसके 400 वाहन अमलेश्वर के पास बटालियन में खड़े हैं। सरकार ने खरीद लिए हैं, लेकिन इसकी जो सर्विस है टेंडर सर्विस वो पूरी नहीं हो पा रही, जिसके कारण 2 साल से खड़े वाहन कंडम हो रहे हैं। आईएनएस न्यूज की टीम जब शासकीय अस्पताल पहुंची तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। जर्जर हालत में एम्बुलेंस और शव वाहन खड़े थे। कई गाड़ियां तो कंडम स्थिति में भी खड़ी हुई नजर आई हैं। सरकारी अस्पतालों से आए दिन ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है जो झकझोर देने वाली होती है। कभी लापरवाही की तस्वीरें तो कभी मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की तस्वीरें। लेकिन आज हम एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर आए हैं जो शासन और प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल खड़े करता है, यानी कि डायल 1099, 108, 102 ये ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें कभी शव ले जाने के लिए, कभी मरीजों को लाने के लिए या स्वास्थ्य संबंधी सुविधा मुहैया कराने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस वक्त मैं मेकाहारा में खड़ी हूं, यानी कि भीमराव अंबेडकर अस्पताल में, और सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा दूं। ये आप साफ तौर पर देख लीजिए कि शासकीय अस्पताल से निवास स्थल तक शव परीक्षण हेतु उपलब्ध निःशुल्क सेवा ये वाहन है, जिसमें आप 1099 अगर डायल करेंगे तो ये गाड़ी अस्पताल आपको उपलब्ध करवाती है। सुविधा या दुविधा ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये जो गाड़ियां खड़ी खड़ी अब कबाड़ हो रही हैं, 108 की एजेंसी तो तय भी नहीं हो पाई है, और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये एक्सटेंशन पर है। अब जरा गाड़ी के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा दे। इस पे शव लाया जाता है या अस्पताल से घर तक पहुंचाया जाता है। अंदर किस तरीके से या कितने कबाड़ कंडीशन में है वो आप देख लीजिए। देखरेख के अभाव में लगातार इस प्रकार की कई जो गाड़ियां हैं वो सड़ती हुई पड़ी हैं, कबाड़ होती हुई पड़ी हैं, और इसी के सुविधा के तहत लोग जो है आने जाने पे मजबूर है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने जो सुविधा मुहैया करवाए हैं उसी पर लोग आ जा रहे हैं, उसी पर मरीजों को भी लाया जा रहे हैं, उसी पर जो और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह लोगों को दी जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो प्रमुख गाड़ियां हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी गाड़ियां हैं, चाहे वह 108 हो, चाहे वह 1099 हो, चाहे वह 102 हो, कबाड़ होती पड़ी हैं। देखरेख का अभाव है, मेंटेनेंस हो नहीं रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? राज्य भर में लगभग 200 वाहन इस सेवा के तहत चलते हैं, लेकिन अब एजेंसी का अनुबंध खत्म हो चुका है। नया ठेका नहीं होने से गाड़ियों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वहीं 108 संजीवनी सेवा के संचालन के लिए CGMSC ने 6 महीने में 3 बार टेंडर जारी किए, लेकिन हर बार विवादों में उलझकर प्रक्रिया अधूरी रह गई। कई कंपनियां पात्र होते हुए भी शर्तों के चलते बाहर हो गईं और सिर्फ एक कंपनी ही योग्य ठहराई जा रही है। नियमों के खिलाफ उठ रहे सवालों के चलते अब तक ठेका फाइनल नहीं हो पाया। कुल मिलाकर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ उन सेवाओं की हालत भी खराब है जो मरीजों को राहत पहुंचाने का जरिया है। मेंटेनेंस की कमी, ठेका प्रक्रिया की खामियां
और विभागों की लापरवाही ने पूरे सिस्टम पर जंग लगा दी है। जिम्मेदारों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। खबरों के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।